सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज जिस तरीके से हमने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर एथिक्स के अंतर्गत एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्राइसिस ऑफ कंसायंस, नरेट वन इंसिडेंट इन योर लाइफ व्हेन यू वर फेस्ड विद सच अ क्राइसिस एंड हाउ यू रिजॉल्व द सेम। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास एक क्वेश्चन नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत वो क्वेश्चन देख सकते हैं। वो CSE एग्जामिनेशन 2013 के अंतर्गत पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे उसके उत्तर को अप्रोच करना है। लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि जो फ्रेशर्स हैं वो भी ठीक ठाक तरीके से कनेक्ट हो सकें एथिक्स के पेपर के थ्रू, और उन्हें समझ में आ सके कि कैसे एथिकलिटी अपने अंतर्गत तो विकसित करनी ही करनी है, पेपर में भी कैसे दिखाना है वो भी उन्हें समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं। जो आज का सब टॉपिक है वो है एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, यानी मानवीय कार्यों में नैतिकता का सार। तो ये आपके एथिक्स के सिलेबस के जो फर्स्ट टॉपिक है उसी का एक सब टॉपिक है कि एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। यानी कि यूपीएससी ये चाहता है कि आपको कम से कम ये तो चीज़ समझ में आए कि एथिक्स होती क्या है, एथिक्स से क्या अपेक्षा होती है, और यदि एक व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं कि वो नैतिक है तो किन मानदंडों या किन मापदंडों पर उसे खरा उतरना चाहिए ताकि वो नैतिक कहला सके। तो देखिए, यदि देखें कि टू ब्रिंग एथिकलिटी, जो बोला जा रहा है कि एसेंस क्या है या सार क्या है, सार केवल इतना है कि आपको एथिकलिटी यानी कि नैतिकता यदि किसी के अंतर्गत लेकर आनी तो वो किसके अंतर्गत लेकर आनी है, आपके अंतर्गत लेकर आनी है। ये इस पूरे के पूरे टॉपिक का सार है या मानवीय कार्यों में नैतिकता का सार है कि एसेंस केवल और केवल एथिक्स का इतना है कि आपको नैतिक बना दिया जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे कहा जाए कि आप नैतिक होंगे। आपने कोई कार्य तो कर दिया है, लेकिन ये कैसे कहा जाए कि आपने जो कार्य किया है वो नैतिक है कि अनैतिक है। देखिए, जो आपका कार्य होना चाहिए वो इन चार मापदंडों या चार पैरामीटर्स पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, जो पहला पैरामीटर है वो नेचर है, यानी कि जो आपके कार्य होने चाहिए वो नेचर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रकृति के जो नियम है उसके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था और जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ खड़ी की गई, तो उस समय तो कहा गया कि वो चीज़ें बहुत नैतिक है और उन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए। लेकिन आज वर्तमान समय में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्रकृति के जो नियम हैं वो ही टूटते हुए नज़र आ रहे हैं उन उद्योगों के चलते, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो चीज़ें अनैतिक थी क्योंकि नेचर के अगेंस्ट चला गया था वो सब चीज़ें। नेक्स्ट जो है वो है कि सोसाइटी, यानी कि जो आपके कार्य होने चाहिए वो समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। समाज भी कई सारे नियम बनाता है, और यदि आपके जो आपके कार्य हैं वो समाज के नियम के विरुद्ध चले जाते हैं तो कहा जाएगा कि आप अनैतिक हैं, आप नैतिक नहीं हैं। तीसरा मापदंड जो होता है वो होता है कि इमीडिएट हार्म वो किसी को ना पहुंचाए, यानी कि त्वरित पीड़ा किसी को भी नहीं होनी चाहिए आपके कार्यों के थ्रू। अब जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंतर्गत वर्तमान समय में तालिबान जिस प्रकार की हरकत कर रहा है और जिस तरीके से उसने पूरे के पूरे शासन पर कब्जा कर लिया है, तो वहाँ पर जनता को त्वरित पीड़ा होते हुए नज़र आ रही है, तो उनके कार्य जो है वो अनएथिकल है। इस तरीके से आप बता सकते हैं तालिबान का एक उदाहरण देकर। और जो चौथा है वो ये है कि जो आफ्टरमैथ हार्म, यानी कि दीर्घकालिक पीड़ा। आप यही वाला उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था। उस समय तो कहा गया कि चीज़ें नैतिक हो रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे आप 200 सालों के पश्चात देखेंगे तो कैसे दीर्घकालिक वर्तमान पीढ़ी को भी पीड़ा उठानी पड़ रही है। तो ये जो हमने उस समय या हमारे पूर्वजों ने जो उस समय कदम उठाए थे वो आज के समय में अनैतिक हो गए हैं। तो ये ऐसे आप बता सकते हैं कि चार मापदंड होते हैं जिसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा किसी भी चीज़ को नैतिक या अनैतिक कहने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि गांधी जी ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि कैसे हम किसी भी कार्य को नैतिक बोलेंगे, कैसे भी किसी कार्य को अनैतिक बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला होता है, गांधी जी ने ये कहा था कि आपके विचार बहुत ज़रूरी कि नैतिक हो। यदि आपके विचार ही अनैतिक हैं, जैसे कि यदि मैंने सोचा कि जैसे मेरे कार्य हैं बड़े ईमानदार कार्य हैं, मैं बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूँ, लेकिन मेरे विचार बहुत ही अनैतिक है। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे भ्रष्टाचार करना है, कुछ भी करके मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा, तो मैं भले ही बाहर से ईमानदारी दिखाऊं लेकिन मैं वास्तविक रूप में ईमानदार नहीं होऊंगा। तो गांधी जी का ये मानना था। जैसे आप विचारों के अंतर्गत देखेंगे तो आप चंद्रशेखर जी को भी देख सकते हैं
चंद्रशेखर जी ने जब चंद्रशेखर लिमिट का इन्वेंशन किया या जब चंद्रशेखर लिमिट को डिस्कवर किया तो कई लोगों ने ये चीज़ बोली कि उनकी कई तरीके से आलोचनाएं हुई। कई लोगों ने ब्लैक होल कंसेप्ट को माना ही नहीं, कई लोगों का ये मानना था कि चंद्रशेखर जी ने मनगढ़ंत चीज़ें दर्शा दी हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी फिर भी कुछ भी नहीं बोले, वो चुपचाप अपना कार्य करते रहे। उन्होंने विचारों में नैतिकता अपनाए रखी और जिस तरीके का बोलते हैं हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, वो उन्होंने अपने विचारों में रखा। 54 ईयर्स के पश्चात ये चीज़ प्रूव हो पाई कि जो चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर लिमिट बोल रहे हैं, वो वास्तविक रूप में सच है और उसके पश्चात उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो विचार कुछ इस प्रकार के होने चाहिए, तब कहा जाएगा कि व्यक्ति नैतिक है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है, बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसा है आपका, ये सेकंड पैरामीटर है गांधी जी के हिसाब से। ये फर्स्ट था, थॉट आपके नैतिक होना चाहिए। सेकंड पैरामीटर है बिहेवियर, यानी कि व्यवहार आपका कैसा है। यदि व्यवहार आपका दूसरों के प्रति ठीक ठाक है, नैतिक है, तब कहा जाएगा कि आप एक नैतिक व्यक्ति हैं। उदाहरण के तौर पर प्रशांत नायर जी को आप देख सकते हैं, कोझिकोडे में IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने कंपैशनेट कोझिकोडे नाम की एक स्कीम चलाई है, एक योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें मुफ्त भोजन सुविधा केरल सरकार उपलब्ध करवाती है। तो ये आप बता सकते हैं कि व्यवहार के थ्रू किस तरीके से सिंपैथी, कंपैशन यानी कि सहानुभूति, समानुभूति नज़र आती है और इसलिए वो नैतिक कहे जाएंगे। और तीसरा जो गांधी जी का विचार था वो था कंडक्ट, यानी कि आचरण आपका कैसा है दूसरों के प्रति। आचरण के अंतर्गत आप ये देख सकते हैं, ई श्रीधरन जी का उदाहरण ले सकते हैं। ई श्रीधरन जी किस तरीके से एक बेहतरीन आचरण यानी कि एक अपराइट ऑफिसर के रूप में दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कि जब दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट हुआ था, ये जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ वो DK बालाजी की किताब में दिया गया है, DK बालाजी सर की किताब में है, आप वहाँ से उदाहरण ले सकते हैं। तो दिल्ली मेट्रो का जब प्रोजेक्ट दिया जा रहा था तो ई श्रीधरन जी के जो हेड थे यानी कि मिनिस्टर हेड थे, तो ई श्रीधरन जी के जो मिनिस्टर हेड थे उन्होंने ये कहा था, उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की थी कि आपको ये जो दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस कंपनी को देना है जिसे वो फेवर कर रहे थे, वो मिनिस्टर फेवर कर रहे थे। लेकिन ई श्रीधरन जी इस चीज़ के अगेंस्ट गए और उन्होंने मेरिट पर एक जापानीज़ कंपनी को दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट अवार्ड किया। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि उनका आचरण यानी उनका कंडक्ट इंटीग्रिटी से किस तरीके से परिपूर्ण है, यानी कि सत्यनिष्ठा यहाँ पर नज़र आती है। तो ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं। अब देखिए एक अन्य प्रिंसिपल है थॉमस एक्विनास। जब मैं कोचिंग पढ़ रहा था तो मुझे दर्शाया गया था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कांट ने दिए हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि कांट के प्रिंसिपल्स नहीं है, ये थॉमस एक्विनास के प्रिंसिपल्स हैं। किसी भी चीज़ की परखता यदि आपको करनी है, नैतिक है कि ये वो अनैतिक है, तो आप ये 3 प्रिंसिपल्स पर उसे परख सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, यानी व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का जो वो कार्य कर रहा है। दूसरा है कि वॉलंटरीनेस, यानी कि स्वेच्छा होनी चाहिए व्यक्ति की वो कार्य करने की। और तीसरा है पैरामीटर चॉइसेस, यानी कि व्यक्ति के पास विकल्प होने चाहिए कि वो कार्य करे कि नहीं भी करे, या उसके अलावा उसके पास कुछ चॉइसेस हैं भी कि नहीं है। तब अगर ये तीनों पैरामीटर्स खरे उतरते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नॉलेज है लेकिन ये वॉलंटरीनेस नहीं और चॉइसेस नहीं है, तो आप उसे बोलेंगे कि हाँ भाई नैतिक या अनैतिक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको एथिकल या अनएथिकल पैरामीटर पर जज करना तो तीनों के तीनों पैरामीटर खरे उतरने चाहिए, ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी कि व्यक्ति के पास ज्ञान होना ज़रूरी है, व्यक्ति के पास वॉलंटरीनेस यानी स्वेच्छा होनी ज़रूरी है और चॉइसेस भी उसके पास उपलब्ध होंगी तभी होगा। तो देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि नॉलेज किस तरीके से दर्शाता है कि यदि नॉलेज है व्यक्ति के पास तभी बोला जाएगा कि वो नैतिक या अनैतिक है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है आप लोगों ने भी ये उदाहरण देखा ही होगा कहीं ना कहीं। यदि कोई 2 या 3 साल का बच्चा है, जैसे कोई भी ज्ञान नहीं है कि आईफोन क्या चीज़ होती है, और उसने पानी में डुबो दिया आईफोन और ख़राब हो गया, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो जो बच्चे ने कार्य किया वो अनैतिकल है, क्योंकि उस बच्चे के पास तो ज्ञान ही नहीं है कि आईफोन होता क्या है या फ़ोन क्या है, उसे यही नहीं पता, आईफोन तो दूर की बात है। तो यहाँ पर आप उसके इस कंडक्ट को जज नहीं कर सकते कि वो अनएथिकल है। दूसरा उदाहरण लेते हैं स्वेच्छा का। आपने यदि आमिर मूवी देखी होगी, आमिर मूवी के अंतर्गत ये दर्शाया गया था कि जो हीरो है वो अमेरिका से आता है और जैसे अमेरिका से आता है आतंकवादी उसके माँ बाप को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे बोला जाता है कि तुम्हें एक बॉम्ब प्लांट करना है मुंबई बसेस के अंतर्गत, जो मुंबई में बेस्ट चलती है बस होती है उसमें बॉम्ब प्लांट करना है। देखिए उसके पास कोई भी स्वेच्छा नहीं है
कि वो उस कार्य को करे या नहीं करे, उसे मजबूरन वो कार्य करना है। तो वॉलंटारीनेस जो होती है वो यहाँ पर नहीं है। तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं और ये बता सकते हैं क्योंकि वॉलंटारीनेस यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर इस व्यक्ति का ये कार्य जज नहीं होगा कि उसने अनएथिकल कार्य किया कि एथिकल कार्य किया। तीसरा है चॉइसेस, विकल्प। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं दुर्गा शक्ति नागपाल जी का। देखिए, दुर्गा शक्ति नागपाल जी IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और इन्होंने सैंड माफिया के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल जी के पास 2 चॉइसेस थी। पहली चॉइस थी या तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, ठीक है, कड़े कदम उठाएं यानी स्ट्रिक्ट एक्शन ले। दूसरी चॉइस थी कि वो चुपचाप जो मंत्री जी के ऑर्डर हैं उसे मान लें और अपनी पोस्टिंग पर बैठी रहें या और प्रमोशंस ले लें। दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने, क्योंकि चॉइसेस थी, उन्होंने ये चॉइस हटाई, इस चॉइस को पालन किया और एथिकलिटी को दर्शाया, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नेशन सर्विस, राष्ट्र सेवा, उन चीज़ों को दर्शाया। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कैसे चॉइसेस होना ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, एक चीज़ एथिकल है या किसी के द्वारा दर्शाए गए एक्शंस एथिकल हैं या अनएथिकल। ठीक है, तो अब चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। तो आज का प्रश्न जो था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे अप्रोच कैसे करना है अब यहाँ पर ये डिस्कस होगा। देखिए, इंट्रोडक्शन जो होगा उसका, या तो आप सीधा बताइए कि क्राइसिस ऑफ कंसायंस या अंतरात्मा का संकट क्या होता है। देखिए, UPSC में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें हिंदी में पूछा था विवेक का संकट क्या होता है। अंतरात्मा का संकट मैंने दर्शा दिया था आज के प्रश्न में, लेकिन UPSC ने सीधा पूछा था विवेक का संकट। तो कई बार क्या होता है ना, हिंदी के टर्म्स में UPSC थोड़ा सा भेदभाव कर देता है, मैं कहूँगा। अक्सर नहीं करता है, कभी कभी कर देता है। अगर ऐसा हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हिंदी मीडियम में होकर समझ में नहीं आ रही कि हिंदी में वो प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्राइसिस ऑफ कंसायंस। थोड़े बहुत तो टर्म्स आप लोगों को भी, यदि हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश के समझिए कि इंग्लिश में क्या टर्म है। अंतरात्मा को कंसायंस बोला जाता है। तो UPSC ने पूछा कि व्हाट इज मेंट बाय क्राइसिस ऑफ कंसायंस। तो इंट्रो में कैसे करना है, इंट्रोडक्शन आप सीधा दीजिए कि आप बताइए कि ये बता सकते हैं कि कंसायंस क्या होता है, अंतरात्मा क्या होती है, मन की आवाज़ होती है, वो बता दीजिए। नहीं तो आप ये बताइए कि भाई क्राइसिस ऑफ कंसायंस क्या होता है, उसकी परिभाषा दीजिए, क्राइसिस ऑफ कंसायंस क्या है। देखिए, क्राइसिस ऑफ कंसायंस क्या होता है, सिंपल से टर्म्स में ये है कि अंतरात्मा कुछ और बोल रही है, आपका कंडक्ट कुछ और है। अंतरात्मा आपको बोल रही है कि भाई नैतिक कार्य कर ले, एथिकल वर्क्स कर, लेकिन आपने जो कार्य किए हैं वो अनएथिकल है, अनैतिक है। तो जब इस तरीके की कोई डाइकोटॉमी जैसे बोला जाता है, यानी कि अंतर्भेद होगा या भेद होगा आपके अंतर मन में और आपके कार्यों के अंतर्गत, तो वहाँ पर क्राइसिस ऑफ कंसायंस जनरेट होता है, क्योंकि कंसायंस हिल जाता है। कंसायंस ने जो चीज़ें सीखी है उसके विरुद्ध आप वो चीज़ें करने जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर दर्शाना है। फिर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि नरेट वन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, वन इंसिडेंट इन योर लाइफ वेयर यू फाउंड सच अ क्राइसिस एंड हाउ यू रिजॉल्व द सेम। तो देखिए, आपके जीवन में जो चीज़ होगी आपको वो दर्शानी है। तो सबसे पहले तो वो संकट दर्शाना पड़ेगा, कैसे क्राइसिस ऑफ कंसायंस था। तो जैसे मैं बताऊं, यदि मैं अपना उदाहरण दे दूं, तो कक्षा 9वीं जब मैं 9th क्लास में था, तो हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस चल रहे थे, अर्धवार्षिक परीक्षा। और इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंतर्गत क्या था कि मुझे गणित में, मैथमेटिक्स में एक प्रश्न नहीं आ रहा था जो कि 6 नंबर का था। ठीक है, 6 अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया था, मुझे वो प्रश्न मुझसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे हल करना है। और मेरे आगे जो एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि टीचर भी क्लास में नहीं थी, और मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी कि मैं चीटिंग कर लूँ चुपचाप और 6 नंबर पा लूँ आराम से। लेकिन वहीं पर जो बोलते हैं ना, जैसे अंतरात्मा या ज़मीर जागने वाली बात होती है, मेरे अंदर ये भावना थी कि नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि चीटिंग करना गलत है। जैसे घर में ये चीज़ सिखाई जाती है कि भले कम नंबर आ जाए लेकिन ईमानदारी को नहीं छोड़ना है। तो ये दिखाना पड़ेगा कि क्राइसिस ऑफ कंसायंस था, यानी कि मैं ऐसी जगह पे इस तरीके से जूझ रहा था। तो फिर आपको बताना है कि आपने हल कैसे किया, हाउ आई सॉल्व इट। मैंने कैसे सॉल्व किया इस चीज़ को, मैंने 5 मिनट बैठ के चुपचाप चीज़ें सोची, प्रोज एंड कॉन्स देखे। प्रोज केवल इतना था कि मुझे 6 नंबर मिल जाएंगे, ये प्रोज था उसका। ऐसा नहीं था कोई मैं टॉप कर जाऊंगा, एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ जाऊंगा,
कॉन्स बहुत सारे थे। कॉन्स थे कि मेरी अंतरात्मा तो सबसे पहले मुझे धुतकारेगी। दूसरा, मैं पेरेंट्स के सामने ठीक ठाक तरीके से चीज़ें बता नहीं पाऊँगा, यानी कि जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि मेरे को नंबर इतने आए क्यों हैं। तीसरा, टीचर्स और पेरेंट्स ने जो वैल्यूज़ दी थी मैं उसी के अगेंस्ट जा रहा था। ऐसे में फिर जो बोलते हैं ना कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, वो वाली भावना आ जाती है अंदर। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि नहीं भाई, 6 नंबर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 नंबर गए तो गए, ईमानदारी नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर मैंने ऑनेस्टी दिखाई। तो आप कुछ इस तरीके का नरेशन कर दीजिए अपने जीवन से, कोई एक उदाहरण और बता दीजिए, और यहाँ पर ये प्रश्न का अंत हो जाएगा। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि एक 2-3 लाइन का निष्कर्ष लिख दीजिए कि क्राइसिस ऑफ कंसायंस को किस तरीके से हल किया जा सकता है। अब बताइए कि एथिकल वैल्यूज़ पे चलो, एथिकल पाथ पर चलो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधान की नैतिकता उसका पालन करो, या फिर अपने जो सीनियर्स है उनसे भी पूछिए कुछ ना कुछ, कि आप उन्हें बताइए कि मैं क्राइसिस ऑफ कंसायंस में चल रहा हूँ, कैसे सुलझाऊँ। सीनियर्स भी काफ़ी मदद करते हैं। और ये दर्शा दीजिए कि कैसे क्राइसिस ऑफ कंसायंस का वो हल किया जा सकता है। तो ये निष्कर्ष होगा। तो मैं अब आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर देना है। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।